अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं, आप लोग ये देखें चैप्टर नंबर 7 के अंदर अभी तक हम लोगों ने, अच्छा ये चैप्टर नंबर 7 जो आपके पास है सेल साइकिल, चैप्टर नंबर 7 और 7 का नाम है सेल साइकिल। उसके अंदर ये 7 टॉपिक है, सही है ना, और ये सातों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे कि इंटरफेस शॉर्ट के अंदर आएगा, एमाइटोक्सिल डिवीजन ये शॉर्ट के अंदर आते हैं, ये जो नेक्रो सेल डेथ है ये भी शॉर्ट में आएगा, मतलब ये दोनों टॉपिक ये भी शॉर्ट के अंदर आएंगे। माइटोसिस लॉन्ग में आएगा, कैंसर शॉर्ट में आएगा, म्योसिस लॉन्ग में आएगा, और म्योटिक एरर लॉन्ग में भी आते हैं और शॉर्ट में भी आते हैं। मतलब एक मरतबा लॉन्ग में आ चुके हैं, बाकी शॉर्ट में ही आते हैं, डाउन प्लेन फिल्टर टर्नर सिंड्रोम। अच्छा, अभी तक जो हम लोगों ने क्लास लिया उसके अंदर हम लोगों ने पहले लेक्चर में जो आपके पास कहाँ गए, हाँ, जो आप लोग के पास इंटरफेस है ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी लेक्चर आपको पीछे मिल जाएगा, 7.1 करके लिखा होगा, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। 7.2 में हम लोगों ने माइटोसिस पढ़ा होगा, तो आप लोग 7.2 देख लीजिएगा माइटोसिस। आज हम हमारे आज का लेक्चर जो हमारे पास है ये है 7.3, ये है 7.3, चैप्टर नंबर 7 का तीसरा लेक्चर है हमारे पास। और इसके अंदर हमारा हम पढ़ेंगे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना इस चैप्टर के अंदर, वो आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम आज कंप्लीट करेंगे एमाइटोटिक सेल डिवीजन, बहुत ही आसान है। सेल डेथ क्या है, उसके अंदर नेक्रोसिस है और एपोप्टोसिस है, ये सारे शॉर्ट्स हम आज कवर करेंगे। और इसके अलावा कैंसर वाला भी आज हम कवर करेंगे। तो ये जो तीन टॉपिक है, एमाइटोटिक सेल डिवीजन, सेल डेथ और कैंसर, ये तीन टॉपिक आज हम कवर करेंगे। फिर मियोसिस और जो म्योटिक एरर्स है ये 7.4 और 7.5 में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एमाइटोटिक। आई होप ये आपको समझ में आ गया को जितनी मैंने चीजें बताई है यहाँ पर, सही है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एमाइटोटिक सेल डिवीजन से। अच्छा, ये जना कोई टॉपिक नहीं है, एमाइटोटिक सेल डिवीजन ये कोई टॉपिक नहीं है, ये बस यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा तो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर ही लिखा हुआ है, सही है ना। देखें सेल डिवीजन जो हम लोगों ने, अच्छा एक मिनट, हाँ, हम लोगों ने जब इंटरफेस पढ़ा था तो उसके बाद ये सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन में हम लोगों ने बात की थी कि सेल डिवीजन में सेल दो चीजें करेगा, सही है ना। सेल साइकिल के अंदर सेल दो काम करेगा। एक वो इंटरफेस गुजारेगा, ये इंटरफेस है, सॉरी ये इंटरफेस नहीं है, ये माइटोसिस होता है, और बाकी जो है ना वो इंटरफेस होता है, ये जो बाकी रह गया दिस इज इंटरफेस। इंटरफेस है ना वो उसमें सेल डिवाइड नहीं करता, तो वो हम लोग पढ़ चुके थे। ये माइटोसिस है ना, ये हर वक्त माइटोसिस नहीं होता, इसमें सेल माइटोसिस भी कर सकता है, सेल म्योसिस भी कर सकता है, या कभी कभी एमाइटोसिस भी हो जाती है। तो हम लोगों ने ये डिस्कस करना है बस। देखिए इंटरफेज है, इंटरफेज के बाद जो नेक्स्ट फेज आएगा उसका माइटोटिक फेज कहते हैं, एम फेज भी कहते हैं, जिसमें एक सेल से दो सेल बनते हैं, सही है। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ माइटोसिस। इसमें एक कैरियोकाइनेसिस होती है जिसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, और फिर साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा सारा का सारा। अब देखिए एमाइटोटिक, अच्छा माइटोसिस हम लोग पढ़ चुके हैं, म्योसिस हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ने वाले एमाइटोसिस। तो एमाइटोसिस जो है ना वो प्रोकैरियोट्स के अंदर होते हैं। प्रोकैरियोट्स कौन है, प्रोकैरियोट्स है बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट जो है ना वो साइनोबैक्टीरिया है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है ना जिनके अंदर प्रॉपर सेल नहीं पाया जाता, उनके अंदर ये, ओहो बहुत ज्यादा आगे पीछे हो गया, उनके अंदर जो है ना ये पाया जाता है एमाइटोसिस, एमाइटोटिक सेल डिवीजन पाई जाती है। तो एमाइटोटिक सेल डिवीजन में क्या होता है, इसके अंदर कुछ स्पिंडल फाइबर नहीं बनती, इसके अंदर कोई भी स्पिंडल फाइबर नहीं बनती। हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, याद रखें, जो आपके पास प्लांट सेल्स होते हैं ना उनके अंदर सेंट्रोसोम्स नहीं होते, लेकिन उनके अंदर स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, उसी जगह से अराइज होते हैं जहां पर स्पिंडल फाइबर के लिए क्या नाम है, सेंट्रोसोम होते हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि माइटोसिस के अंदर कि यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं, उसके अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं दो, इस तरह से यहाँ भी होते हैं और इस तरह से दो, और इससे निकलते हैं आपके पास क्या, स्पिंडल फाइबर है, सही है ना। इस तरह से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं प्लांट्स एनिमल सेल के अंदर। इसी तरह प्लांट सेल के अंदर भी होता है, ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर भी, अच्छा प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम नहीं होते, लेकिन यहीं से इस तरह से आपके पास स्पिंडल फाइबर बनते हैं। प्लांट सेल के अंदर याद रखना क्या नाम है, सेंट्रोसोम नहीं होते, लेकिन वहां पर स्पिंडल फाइबर बनते हैं। अभी जो हम बात करने वाले हैं ना ये है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, तो इनके अंदर स्पिंडल फाइबर नहीं बनता, विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, इसको हम कहते हैं एमाइटोसिस। तो अगर एमाइटोसिस की डेफिनेशन आए तो आप कहोगे कि भाई वो क्या नाम है, माइटोसिस या वो डिवीजन जिसके अंदर स्पिंडल फाइबर नहीं बनता, सही है ना। अच्छा, फिर होता क्या है एमाइटोसिस के अंदर, बहुत आसान है। एमाइटोसिस के अंदर एक सेल जो है ना वो जैसे बैक्टीरिया का सेल है, तो बैक्टीरिया का सेल जो है ना उसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये बैक्टीरिया का सेल है, देखें ये एक बैक्टीरिया का सेल है, सही है।
इस बैक्टीरिया के सेल में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी, मतलब यहाँ से ये बैक्टीरिया का सेल कटना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से कटना स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये बढ़ते बढ़ते ये जो ना यूं हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, और ये जो दूसरा है ये इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से 1 से 2 सेल बनते हैं। इसको हम बडिंग भी, इसको हम फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजन कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है, नेक्स्ट देखें। अच्छा ये देखें लिखा हुआ है न्यूक्लियस जो है ना वो कंस्ट्रक्शन से मिडल जो है ना मिडल से अराइज होगा, और वो क्या नाम है एक सेल को 2 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड करेगा। साइटोप्लाज्म भी जो है ना इस तरह डिवाइड होगा, मे नॉट बी सिमिलर, लेकिन हो सकता है पॉसिबल है कि सिमिलर इसी तरीके से डिवाइड होगा। अच्छा अगर ये तो हो गया एक चीज जिसको हम इसको फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम फिजन भी कहते हैं इसको, एक सेल से 2 सेल बनना। इसको हम मल्टीपल फिजन भी कहते हैं, ये हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ेंगे। और इसको बाइनरी फिजन भी कहते हैं। अगर 1 से 2 सेल बनते हैं तो इसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। क्या कहते हैं? बाइनरी, BINARY, बाइनरी फिजन। और अगर एक सेल से बहुत ज्यादा सेल बनते हैं तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन। ये बैक्टीरिया वगैरह के अंदर होते हैं, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा, सही है ना। जो दूसरी चीज है वो हमारे पास है बडिंग। अच्छा ये फिजन और बडिंग में फर्क क्या है? फिजन में जो दोनों पार्ट्स है ना इक्वल डिवाइड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इक्वल डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि एक एक पार्ट जो है ना वो बड़ा बन जाए और एक पार्ट जो है ना वो छोटा बन जाए, तो इसको हम कहेंगे बडिंग। क्या कहेंगे इसको? हम बडिंग कहेंगे। हाँ तो ये देखें, अगर न्यूक्लियर पोर्शन, एक मिनट, अगर न्यूक्लियर पोर्शन अनइक्वल साइज की हो तो इसको हम बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम बडिंग कहते हैं। और अगर क्या नाम है अभी दो सेल बने लेकिन दोनों अनइक्वल साइज के, तो इसको हम बडिंग कह रहे हैं। लेकिन अगर 2 से ज्यादा सेल बने हैं और सारे के सारे अनइक्वल के हो, एक ये बना, एक ये बना, एक इस तरह बना, ये सारा बन गया अलग अलग किस्म, तो इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या कहते हैं इसको? हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसमें एक बैक्टीरिया बहुत सारे फ्रेगमेंट में डिवाइड होते हैं और हर फ्रेगमेंट जो अलग अलग होता है, तो इसको हम न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ये बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं और टिश्यूज के अंदर भी होते हैं, नॉर्मल सेल्स के अंदर भी होते हैं, कैंसर के अंदर भी यही होता है और ट्यूमर के अंदर भी यही काम होता है। ये जितने भी है ना ये क्या नाम है सेल्स, ये इसी तरह से मल्टीप्लाई होते हैं, इसी तरह से डिवाइड होते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये एमाइटोसिस या एमाइटोसिस या न्यूक्लियर बडिंग या न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, ये डेफिनेशंस थी। तो आई होप क्लियर हो गई होगी। अच्छा जनाब, ये हमारे पास हो गया एक टॉपिक, हम यहाँ निशान लगाए थे कि भाई हम लोगों ने यहाँ से ये एमाइटोसिस वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ने वाले सेल डेथ के बारे में। अच्छा सेल डेथ में दो है, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस, सही है ना। तो इनकी डेफिनेशन आ जाती है, इनकी क्या आ जाती है? डेफिनेशन आ जाती है। तो पहला पैराग्राफ जो आपके पास है ये एपोप्टोसिस का है, सॉरी नेक्रोसिस का है। दिस इज अबाउट नेक्रोसिस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज अबाउट एपोप्टोसिस, दिस इज अबाउट एपोप्टोसिस, सही है। नेक्रोसिस क्या है? सबसे पहले नेक्रोसिस के बारे में पढ़ते हैं। नेक्रोसिस को हम क्या कहते हैं? नेक्रोसिस को हम कहते हैं, हाँ सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। द डेथ ऑफ लिविंग सेल्स that result from tissue injury is called necrosis. During cell swells and burst, releasing the intracellular toxins which can damage neighboring cells and cause inflammation. ये मैं आपको पूरा समझाता हूँ, लेकिन ये इसको हम क्या नाम है क्या नाम है इसको, हाँ ये नेक्रोसिस जो है ना ये, अच्छा मैं आपको यहाँ पहले समझा देता हूँ। देखें हम पहले पढ़ने वाले नेक्रोसिस के बारे में, हम पहले पढ़ने वाले हैं नेक्रोसिस के बारे में। अच्छा नेक्रोसिस में होता क्या है? नेक्रोसिस के अंदर ये आपके पास एक सेल है, न्यूक्लियस है, सारी चीजें मौजूद है, सही है ना, सब कुछ मौजूद है इसके अंदर। तो ये सेल जो है ना ये टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा ये सेल टूटता किस तरह है? यहाँ लिखा हुआ है देखिए इसमें, ये पहले स्वेल होगा और फिर बर्स्ट हो जाएगा। पानी वगैरह के वजह से होता है, हम लोगों ने शुरू शुरू में जो पढ़ा था ना सेल के अंदर, तो यही है। तो इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल पानी आ गया, ऐसे हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में मौजूद है जिसके अंदर पानी अंदर आ गया, तो अब ये सेल जो है ना इस तरह से क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा। स्वेल होने के बाद जाहिर सी बात है प्रेशर पड़ेगा इनकी वॉल के ऊपर, जब प्रेशर पड़ता है तो ये बर्स्ट हो जाता है। ब्रस्ट होने के बाद इसका सेल जो है ना ये जितना भी कंटेंट होता है वो बाहर आ जाता है। इसके सेल का जितना भी कंटेंट क्या हो जाता है? बाहर आ जाते हैं। अब इसमें नुकसान क्या है? इसमें नुकसान ये है कि एनिमल सेल है और एनिमल सेल के अंदर मौजूद होते हैं लाइसोसोम्स मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? लाइसोसोम्स। इन लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम ये करता है कि ये अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत सारा डाइजेस्टिव एंजाइम निकल गया। अभी जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ना ये जाएंगे और जो नेबरिंग सेल है, जो इसके पड़ोसी वाले सेल है, जो पड़ोसी वाले सेल्स है ना उनको भी नुकसान पहुंचाएंगे, उनको भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो नेक्रोसिस के अंदर जो हमारे पास नुकसान होता है वो ये होता है कि उसमें बराबर वाले सेल भी जो है ना खराब हो जाते हैं। तो ये रहा नेक्रोसिस ड्यूरिंग विच सेल स्वेल एंड बर्स्ट। इसमें से इंट्रासेलुलर टॉक्सिन रिलीज होंगे जो कि नेबरिंग सेल को क्या करेंगे? डैमेज करेंगे, और इस तरह से पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी। तो ये एमसीक्यूज में आ जाता है
कि जो इन्फ्लेमेशन है वो किसकी वजह से होगी, तो आपको याद होना चाहिए नेक्रोसिस की वजह से, सही है ना। और नेक्रोसिस को हम सेल्फ डिस्ट्रक्शन कहते हैं, ये सेल खुद करता है, सही है ना। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें कमी होती है, कुछ सर्वाइवल सिग्नल्स होते हैं, अगर वो नहीं होते, ये क्या लिखा हुआ है, सर्वाइवल सिग्नल जो होते हैं सेल के लिए वो नहीं होते, या सेल जो है ना किसी इंजरी की वजह से डेड हो जाता है, सेल की किसी इंजरी की वजह से डेड होती है, तो उसका हम क्या कहते हैं, कोई चोट वगैरह लग जाती है, किसी ने आपको चाकू वगैरह मार दिया, तो ये सारा जो होता है, अल्लाह ना करे लेकिन ये बता रहा हूँ आपको, तो इससे जो नुकसान होता है उसको हम नेक्रोसिस कहते हैं, सही है ना। चेक करते हैं नेक्रोसिस की, तो कोई तस्वीर मिल जाती है तो वेल एंड गुड, वरना कोई मसला नहीं, छोड़ देंगे। नेक्रोसिस, NECROSIS, ये देखें, ये जगह जगह पर ही खराब होगा ना, इधर साथ नेक्रोसिस, ये नेक्रोसिस है। अच्छा, मैं ये नहीं बताना चाह रहा था मैं, हाँ ये देखें नेक्रोसिस के अंदर ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसके अंदर क्या नाम है, एक मिनट इसको मैं यहाँ से, हाँ ये रहा, इसमें दोनों बताए हुए हैं। हाँ तो सॉरी, हाँ तो ये जो नीचे वाला है ना, दिस इज नेक्रोसिस, दिस इज नेक्रोसिस, नजर आ रहा है आपको, ये एक नॉर्मल सेल है, ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज नॉर्मल सेल। ये नॉर्मल सेल के अंदर जो है ना, इसको छोड़ दे, ब्लेब्स वगैरह बनते हैं, आपका भी काम का नहीं है। बस इतना याद रखें कि ये सेल क्या हो जाएगा, इसके अंदर पानी वगैरह आ जाएगा, या कोई भी चोट वगैरह लग जाएगी सेल को, जिसको हम कहते हैं चोट लगने की वजह से ये सेल जो है ना बर्स्ट हो गया, नजर आ रहा है, इसमें जितने भी कंटेंट होगा ये बाहर आ जाएगा, जो कि नेबर वाले सेल्स को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट नेक्रोसिस, डेफिनेशन आती है नेक्रोसिस की बार आपने लिखनी है। नेक्स्ट जो आपके पास है वो है एपोप्टोसिस, वो क्या है, एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस को हम कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ, क्या कहते हैं इसको हम, ये एमसीक्यूज में आ जाता है, प्रोग्राम सेल डेथ, दिस इज प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ का मतलब ये होता है कि आपके जीन के अंदर, देखो फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसके न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए वगैरह मौजूद है, सारी चीजें मौजूद है, तो ये सेल जो है ना मल्टीप्लाई करता है, एक मरतबा मल्टीप्लाई करेगा, 2 मरतबा करेगा, 10 मरतबा करेगा, 20 मरतबा करेगा, लेकिन एक वक्त आएगा इसके अंदर जो है ना डीएनए के अंदर, इसके डीएनए के अंदर सिग्नल मौजूद होते हैं, इसके डीएनए के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मौजूद होता है जो कि सिग्नल देते हैं इसको, और ये क्या हो जाते हैं, सेल खुद ब खुद डेड हो जाता है, ये सेल खुद ब खुद क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, तो उसका हम कहते हैं एपोप्टोसिस। क्या कहते हैं, सेल खुद ब खुद डेड हो जाता है, सेल की अंदर की सिग्नल की वजह से, सेल से सिग्नल जो है ना वो बॉडी के अंदर, सेल के अंदर से ही आता है, तो इसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस। क्या कहते हैं इसको हम, एपोप्टोसिस कहते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ भी कहते हैं। जब बच्चा होता है ना, जो बच्चा जो होता है जब मैं माँ के पेट में होता है, तो उसकी जो उंगलियां होती है, अगर मैं यहाँ पर, उंगलियां किस तरह से होती है, ये क्या बना रहा हूँ मैं, 2 3 4, हाँ कुछ ज्यादा ही खराब हो गया, लेकिन चले इस तरह बनाते हैं, सही है। तो ये एक बच्चा है, समझ लें, और इसके अब मैं सब बताना चाह रहा हूँ, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको जरा समझने की कोशिश करना, बाकी हंस बात में लेना आप लोग, सही है ना। तो यहाँ पर जो है ना इनके हाथों के दरमियान में जरा वेब होते हैं, क्या होते हैं, वेब, मतलब ये जगह पूरी हमारी भरी हुई होती है, यहाँ पर भी सेल्स मौजूद होते हैं, क्या मौजूद होते हैं, सेल्स मौजूद होते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास सेल्स मौजूद होते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा जो है ना वो बड़ा होता जाता है ना, उसका डेवलपमेंट स्टेज जैसे जैसे होता जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता सिग्नल आते हैं जो कि क्या करते हैं, इन सेल को यहाँ से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। ये जो सेल है ना यहाँ पे डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये वाले डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये वाले डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये वाले डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब हमारी जो उंगलियां है ये बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, तो अब जो हमारी उंगलियां है ये अलग अलग नजर आती है, हमें बिल्कुल अलग अलग इस तरह से नजर आती है, 1 2 3 4, और ये इस तरह से 5। लेकिन अगर ये क्या नाम है, ये एपोप्टोसिस नहीं होती, ये अगर प्रोग्राम सेल डेथ नहीं होती, तो फिर हमारे हाथ जो है ना वो, जैसे मेंढक का हाथ नहीं होता, उनके दरमियान में जो झिल्ली सी होती है वैसे ही नजर आ रहा होता, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, देखें यहाँ लिखा हुआ भी है, तो ये हमारे पास याद रखना प्रोग्राम सेल डेथ होता है, जो कि सिग्नल हमारी बॉडी के अंदर से आ रहा होता है इसके पास। एग्जाम्पल है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ सेल्स इन द स्पेसेस बिटवीन द फिंगर्स, फिंगर के दरमियान जो स्पेसेस होते हैं ना, बस नजर आ रहा है हमें भी, तो वो जो है ना हमें जरूरत नहीं होती, तो वो क्या होता है, उसके अंदर एपोप्टोसिस होते हैं, खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सही है ना। एपोप्टोसिस की जो सिग्नल्स होते हैं, एक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक सेट ऑफ जीन्स होते हैं जो कि एक्टिवेट होते हैं, और ये क्या करते हैं, सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो कि वहाँ पर मौजूद होते हैं, जो कि हमें ज्यादा मतलब जो हमारे इंपॉर्टेंस के नहीं है। एक और चीज याद रखने इसके अंदर इंपॉर्टेंट, कि ये हमारे नेबरिंग सेल को नुकसान नहीं पहुंचाते। नेक्रोसिस के अंदर जो नेबरिंग सेल थे, जो पड़ोसी सेल थे, उनके अंदर नुकसान पहुंच रहा था, इनके अंदर नेबरिंग सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। डेथ बाय एपोप्टोसिस इज characterized by overall compaction of the cells and its nucleus by the orderly dissection of the chromatin by special DNA splitting
एंडोन्यूक्लियस एंड द रैपिड एंगल्फमेंट ऑफ द डाइंग सेल बाय फेगोसाइटोसिस। होगा क्या कि सेल जो ना वो आहिस्ता आहिस्ता करके डिस्ट्रॉय होगा, सारा का सारा एकदम से डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इसके अंदर जो ना ये टॉपिक है ना इतना सा दिया हुआ भी है, देखिए अगर आप ये एक सेल है इसमें सबसे पहले ब्लेब्स बनते हैं, ये पे जो ना समझ लो स्टारफिश की तरह बन जाएगा इस तरह से। फिर ये सेल जो ना अलग अलग हो जाएगा, ये नजर आ रहा है आपको यहाँ पर, ये अलग अलग हो जाएगा। इसमें न्यूक्लियस के फिगमेंट जो ना अलग अलग हो गए, न्यूक्लियस भी अलग अलग हो गया, सेल भी अलग अलग हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता करके ना जो हमारे पास जो मैक्रोफेजेज है, जो हमारे पास मैक्रोफेजेज होते हैं वो आएंगे, जो कि हमारे मैक्रोफेजेज है वो आके इस सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे, फिर इसको करेंगे। स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं, तो इससे पहले ये खराब हो जाए तो इसको बिल्कुल खामोशी से इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो जो हमारे नेबरिंग सेल्स है ना वो इससे अफेक्ट नहीं होंगे। तो एपोप्टोसिस के अंदर नेबरिंग सेल्स अफेक्ट नहीं होते, याद रखना, सही है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में काम आते हैं, और इसके अलावा एडल्ट टिश्यूज में अंदर भी काम आ जाते हैं कभी कभी। डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स अगर हमने करनी होती है तो इसके अंदर काम आ जाते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर वगैरह जो होते हैं उसके अंदर काम आ जाते हैं ये, अगर उसको क्या नाम है काम आते हैं वहां पर, क्योंकि उसको खत्म करने हैं हमने। अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो लास्ट की 2 लाइन है, एपोप्टोसिस जो है ना जो होता है वो क्यों शुरू हो जाता है, रिलीज ऑफ कैल्शियम की वजह से। एक चीज कैल्शियम की रिलीज होगी बहुत ज्यादा, और इसके अलावा एक और एंजाइम है जिसका नाम है प्रोटीन काइनेज। ये 2 ऐसी चीज है, इसको आप लोगों ने याद रखना है, इसको मार्क कर देना चाहे तो मार्क कर दें इसको। एक है रिलीज ऑफ कैल्शियम और एक है प्रोटीन काइनेज। ये 2 ऐसी चीज है जो कि रिलीज होती है और ये जाके बॉडी के अंदर स्पेसिफिक सेट ऑफ जीन्स को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से जो है एपोप्टोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एपोप्टोसिस, सेल डेथ। नेक्रोसिस जो है ना हमारे पास ऐसी सेल डेथ है जो कि प्रोग्राम नहीं होती, इंजरी की वजह से होती है। और एपोप्टोसिस हमारे पास ऐसी सेल डेथ है जो कि प्रोग्राम्ड होती है, और इससे ये हमारे लिए बेहतरी के लिए होता है, और इससे बराबर वाले सेल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। दिस वाज द सेकंड टॉपिक जिसका नाम था क्या, सेल डेथ। इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो सेल डेथ भी हो गया हमारे पास, नेक्रोसिस भी पढ़ लिया और एपोप्टोसिस भी पढ़ लिया। अब आखिरी रह गया कैंसर, आखिरी आखिरी रह गया कैंसर। अच्छा जनाब, चले कैंसर की तरफ, ये आगे चले 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 चले, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, ये रहा कैंसर। कैंसर इज रिजल्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। ये ऊपर वाला पैराग्राफ है ना, ये बहुत सारी हिस्ट्री लिखी हुई है, उसको अगर आप छोड़ना चाहे तो छोड़ लें। हम जो पढ़ेंगे वो यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक पढ़ेंगे। इसके ऊपर शॉर्ट नोट आएगा तो आप लोग इतना भी लिख सकते हो, काफी है। बाकी आप ऊपर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। ये री एग्रीगेशन वगैरह का प्रोसेस होता है, मतलब इसने क्या किया, एक मरतबा ये हमारे पास जो विल्सन थे, इसने सेल को पहले डिसएग्रीगेट किया, मतलब सेल जो आपके पास है ना, ये आपके पास बहुत सारे सेल्स मौजूद है, एक साथ मौजूद थे, तो इसने सेल को फिर अलग अलग कर दिया, हर सेल को अलग अलग कर दिया। तो लेकिन सेल के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो दोबारा रीएग्रीगेट हो सकते हैं, मतलब वो दोबारा एक साथ जमा हो सकते हैं। तो सेल के अंदर ये एबिलिटी होती है कि सेल को अगर आप कोई सेल मौजूद है, जैसे इसने किया था स्पंजिस के सेल के ऊपर, स्पंजिस के अंदर बहुत सारे सेल मौजूद थे, एक साथ मौजूद थे, उसने उसको डिसएग्रीगेट किया। डिसएग्रीगेट का मतलब एक दूसरे से दूर दूर कर दिया। जरूरी नहीं है, अब बात सही, मैं आपको वजह बताता हूँ कि सेल जो है ना वो ये जरूरी नहीं कि इंजरी की वजह से हो, लेकिन पॉसिबल भी है। तो सेल जो पहले मौजूद थे एक साथ, उसको डिसएग्रीगेट किया, मतलब दूर दूर कर दिया। लेकिन सेल के अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो सेल को बहुत ज्यादा दूर नहीं होने जाने, मतलब दूर जाने नहीं देते, वो दोबारा रीएग्रीगेट हो सकते हैं। लेकिन जो कैंसरस सेल है ना, ये इतना ज्यादा क्या नाम है, बहुत ज्यादा मोटिलिटी होती है उसके अंदर, इनके अंदर मोटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि इसके अंदर जो जीन होता है या जो आपके पास पावर होती है जो कि मोटिलिटी को रोकती है। मोटिलिटी का मतलब है कि जो सेल्स है आपके पास, हाँ देखें, ये हमारे पास, मैं यहाँ पर बना लेते हैं, काम करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं यहाँ पर, स्पंजिस के सेल है। स्पंजिस आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। स्पंजिस के सेल्स है ना हमारे पास, पोरोसाइट्स वगैरह, जो पिनेकोसाइट, काउनोसाइट जो सेल्स है ना, इस तरह सेल्स है। ये स्पंज है, आपको पता है स्पंज के अंदर जो है ना कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं, सब सेल मौजूद होते हैं। तो इसने इन सेल को क्या कर दिया, दूर दूर कर दिया, एग्रीगेट डिसएग्रीगेट कर दिया, तो दूर दूर चले गए। लेकिन याद रखना, सेल के अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो दूसरे मोलिक्यूल को खींच, दूसरे सेल को पकड़ के रखते हैं ना, ज्यादा जो है ना वो दूर होने नहीं देता। यहाँ लिखा हुआ भी है। अच्छा ये ट्रिप्सिन की वजह से, ट्रिप्सिन अप्लाई किया था जिसकी वजह से डिसोसिएट हो गया था, हर सेल अलग अलग हो गया था, सही है ना। ट्रिप्सिन याद रखना। ये कहाँ लिखा हुआ था, चलो आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ। तो ये सेल दूर दूर चले गए, लेकिन ये सेल क्या करते हैं, दूसरे सेल को पकड़ के रखता है, हर सेल दूसरे सेल को पकड़ के रखता है ताकि वो सेल दूर ना चला जाए। तो ये पावर जो होती है ना, ये किसी न किसी जीन की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है, किसी ने कोई जीन मौजूद होता है जो कि इसको ये पावर देता है। तो जब आप इसको ट्रिप्सिन वगैरह से क्या करोगे, ट्रीट करोगे, तो ये जो सेल है, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने ट्रिप्सिन कोई कोई और ट्रिप्सिन तो यहाँ अप्लाई किया था हमने, तो ये सेल दूर दूर चले गए थे। अब यहाँ पर कोई और केमिकल, कोई और एंजाइम हमने अप्लाई किया, अब ये सेल दोबारा करीब आएंगे। तो इसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि दोबारा करीब आ सकते हैं, इनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि दोबारा करीब आ सकते हैं, सही है ना। एक मिनट, हाँ, तो इसका इतनी एबिलिटी होती है दोबारा करीब आ गए, पहले की तरह दोबारा क्या हो गए, करीब हो गए।
तो हम कहेंगे भाई ये सेल के जो डीएनए वगैरह है वो सही काम कर रहा है, क्योंकि डीएनए जो ना था, जो डीएनए है वही यही एबिलिटी पैदा करते हैं कि सेल को पकड़ने की, होल्डिंग की कैपेसिटी होती है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ सेल्स है, ये हमारे पास कुछ सेल्स आ गए, ये हमारे पास कुछ सेल्स आ गए, इसको हमने पहले ट्रीट किया, हमने जो ना एक्सरेज से ट्रीट किया, एक्सरेज लगाए, या फिर हम लोगों ने कोई और मतलब समझ लो कि गामा रेज लगाए या कोई भी रेज लगाए। इन रेस का इतनी एबिलिटी होती है कि हमने कहा था कि वो म्यूटेशन कोस करती है। क्या कोस करती है? म्यूटेशन। चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ा चुका हूँ। म्यूटेशन क्या होता है कि इसकी जीन के अंदर चेंज आ जाता है। तो समझ लो जीन के अंदर वो चेंज आया कि ये जो होल्डिंग वाली कैपेसिटी थी ना अभी खराब हो गई। तो अब ये सेल जो है ना इतनी दूर चले गए कि ये दोबारा करीब आने वाले थे, मतलब अब दूर, इतनी दूर दूर चले गए, देखें अब ये इतनी दूर दूर चले गए। सही है। तो इनकी जो होल्डिंग कैपेसिटी ना वो खराब हो गई। होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो गई? खराब हो गई। तो अब हम कहेंगे भाई इससे जो है ना कैंसर डेवलप हो सकता है, इससे कैंसर डेवलप हो सकता है। इसके अलावा सेल के अंदर एक और पावर होती है, इसे जीन के अंदर होती है, जो कि सेल को डिवाइड होने में मदद देती है। मतलब एक सेल है ना, वो एक सेल है, ये डिवाइड होगा, इससे दो सेल बनेंगे। कितने सेल बनेंगे? दो। और तो मतलब ये नॉर्मल सेल है। लेकिन अगर इसका जीन खराब हो जाएगा ना, जीन, तो ये सेल अब दो मरतबा, एक मरतबा डिवाइड होकर दो सेल नहीं बनाएगा। ये पॉसिबल है 10 सेल बनाए। कितने सेल बनाए? पॉसिबल है 10 सेल बनाए। और ये खराब सेल बनाए, मतलब ऐसा सेल बनाए जिसके अंदर बड़ा भी हो छोटा भी हो। तो ये दो तरीके हैं, एक तो ये है कि सेल के अंदर जो पावर थी वो खराब हो गई, इससे कैंसर डेवलप हो सकता है। और एक और जो है ना, ये क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, हाँ, जो नॉर्मल सेल्स है ना, माइटोटिक जो रेट होता है वो इनहिबिट हो जाता है। जो माइटोटिक रेट होता है वो सही से काम नहीं करता। तो ये मुझे नहीं पढ़ाता, लेकिन फिर भी पढ़ा दिए, चले। अब आ जाए यहाँ पर, ये कुछ रीजन है कि कैंसर होता क्यों है। तो कैंसर जो होता है वो म्यूटेशन की वजह से होता है। किस वजह से होता है? म्यूटेशन। जो जीन्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। सही है ना। तो उसके जो ग्रोथ के लिए होते हैं, जो माइटोसिस के लिए जो कंट्रोल करने के जो जीन होते हैं वो खराब हो जाएंगे, तो अब वो काम नहीं करेंगे सही से। होता है किसकी वजह से? तो ये एक्सरेज की वजह से, आयोनाइजेशन रेडिएशन की वजह से, गामा रेज की वजह से, कोई और रेडिएशन है जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसको ऐसी म्यूटेशन हो रही है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। ये ऐसी रेडिएशन होती है जो कि कैंसर कॉज कर सकती है, इसके जीन को खराब कर सकती है, इसके जीन के अंदर म्यूटेशन कॉज कर सकती है। सही है। इसके अलावा देखें, ये आपके पास कुछ वायरसेस होते हैं, कुछ हमारे पास बीमारियां होती है जिसके हम जिससे जो वायरस होता है वो हमारी बॉडी के ऊपर अफेक्ट करता है। अब आपको पता है वायरस सीधे जाके ना डीएनए के ऊपर अफेक्ट करता है। किसके ऊपर अफेक्ट करता है? डीएनए को खराब करता है। तो अगर डीएनए की वजह से उसके डीएनए के अंदर क्या आ गई? म्यूटेशन आ गई, तो इससे बीमारी होती है जिसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं, कैंसर इसको कहते हैं, ल्यूकीमिया। सही है ना। और इसके अलावा कैंसर वगैरह, कैंसर तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन ल्यूकीमिया हमारे पास ब्लड कैंसर कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लड कैंसर। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 14 के अंदर, फर्स्ट के अंदर पढ़ा होगा। अच्छा, एक यहाँ पे एक सवाल है, ये सवाल पेपर में आता है कि कैंसर सेल हमारे लिए हमें मारता क्यों है? कैंसर सेल हमें क्यों किल करता है? व्हाई डज कैंसर सेल किल? कैंसर सेल मारता क्यों है? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इसको मैं समझाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। तो फॉर एग्जाम्पल, ओहो, ये क्या है, हाँ, यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैंसर सेल, वाई कैंसर सेल किल्स, कैंसर सेल मारता क्यों है किसी बंदे को। तो देखें, टाइम बहुत कम रह गया, तुम कोशिश करें जल्दी पढ़ लें, बल्कि है टाइम, चले। ये हमारे पास नॉर्मल सेल्स है, समझ ले। ये अच्छा, एक मिनट, इसको दोबारा वाइट कर देते हैं। अच्छा, ये नॉर्मल सेल्स है हमारे पास, ये नॉर्मल सेल्स है। सही है। नॉर्मल सेल के जन अपनी एक्टिविटीज कर रहा होता है, अपने काम कर रहा होता है। और ये नॉर्मल सेल के लिए समझो न्यूट्रिशन है। क्या है? ये न्यूट्रिशन मौजूद है जगह जगह पर। क्योंकि नॉर्मल सेल को एक्टिविटी करने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। इसको न्यूट्रिशन चाहिए नॉर्मल सेल को। और दिस इज हमारे पास नॉर्मल सेल, ये वाला नॉर्मल सेल्स है। और इसको न्यूट्रिशन चाहिए। क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए ग्रो करने के लिए। लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई कैंसर सेल आ जाएगा अगर यहाँ पर, अच्छा, ये जो न्यूट्रिशन होती है ना, ये हर सेल तक बैलेंस पहुंचती है। हर सेल का मतलब जितनी जरूरत होती है ना उतनी पहुंचती है। फॉर एग्जाम्पल इस सेल को जितनी जरूरत है इतनी आ जाएगी, यहाँ भी आ जाएगी, हर सेल के अंदर जाती है ये न्यूट्रिशन, हर सेल के अंदर जाती है। तो नॉर्मल सेल को जितनी रिक्वायरमेंट होती है ना, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है। जिसकी वजह से सेल जो है ना अपने सारे काम करता है, सेल ग्रो करता है, सेल के अंदर ग्रोथ होती है, सेल के अंदर क्या नाम है, डिवीजन होती है, सेल के अंदर सारे एक्टिविटीज हो रही होती है, सेल के अंदर सारा काम होता है। तो सेल जो है ना अपनी अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहा होता है। सही है। लेकिन अगर इसके अंदर कोई कैंसर सेल आ गया, ये एक कैंसर सेल आ गया जो बहुत बड़ा था, अ, अब ये जो सेल है ना इसको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। ये क्या करता है? ये आके ना इस सारा का सारा न्यूट्रिशन जो मौजूद है ये खुद खा लेता है, ये खुद सारा का सारा न्यूट्रिशन क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जो नॉर्मल सेल्स थे ना यहाँ पर, उनको जितने रिक्वायरमेंट थी, जितने न्यूट्रिशन की, वो उनको नहीं मिलेगी। तो इससे जो नॉर्मल सेल की ग्रोथ है वो खराब हो जाएगी।
उससे नॉर्मल सेल की डिवीजन खराब हो जाएगी और इससे नॉर्मल सेल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो अब जब नॉर्मल सेल काम नहीं करेंगे तो इंसान ऐसा ऐसा नॉर्मल सेल, इंसान के अंदर जितने भी नॉर्मल सेल है वो काम करना छोड़ देंगे, और ऐसा ऐसा इंसान क्या हो जाएगा, एक वक्त आएगा जितने नॉर्मल सेल है वो काम नहीं करेंगे तो इंसान मर जाएगा। तो ये इस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। देखो, द कैंसर सेल्स compete विद नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल की न्यूट्रिशन के साथ लड़ता है ये, सही है ना, क्योंकि कैंसर सेल बहुत ज्यादा डिवाइड होते हैं, बहुत ज्यादा डिवाइड होते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन भी चाहिए। लेकिन लिखा हुआ है डे बाय डे बहुत ज्यादा इनकी मल्टीप्लिकेशन डबल होती जाती है, ट्रिपल होती जाती है, बहुत बढ़ती जाती है। तो ये क्या कहते हैं, जो एसेंशियल न्यूट्रिशन होती है जो नॉर्मल सेल के लिए रिक्वायर्ड होती है, उनकी डिमांड को कम कर देता है। तो नॉर्मल सेल क्या होते हैं, ऐसे ऐसा इसको हम कहते हैं न्यूट्रेटिव सफर, न्यूट्रेटिव मतलब उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलती और ऐसे ऐसे उनकी डेथ होती जाती है। तो ये हमारे पास हो गया एक और टॉपिक जिसको हमने नाम दिया था कैंसर, जिसको हमने क्या नाम दिया था, कैंसर का नाम दिया था। तो ये कैंसर वाला टॉपिक भी हमारे पास हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब आ गया मियोसिस रह गया और मियोटिक एरर रह गया, ये हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।